रहा था उस वक्त सरकार भी थी, और उस वक्त तो हमारे आज जो देश में चल रहे हैं उस वक्त मुख्यमंत्री थे। तो सवाल ये है, उसके बाद भी मैं, हमारे ही दल के बहुत से लोग, मुझे शर्म आती है कहने में, क्योंकि मैं इस प्रवृत्ति का आदमी नहीं। मेरा हमेशा मानना है कि जिस दल में भी रहो ईमानदारी से रहो, अपने खून की आखिरी कतरे तक ईमानदार रहो। हाँ, वसूल की बात आए तो वो एक अलग बात है, कहीं मुद्दों को लेकर टकराव हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर लालच में आप कहीं डगमगा गए तो जिल्लत है ऐसे पद पर, और लानत है ऐसे ओहदे पे, एक बार नहीं, ये सालन गुड्डू जवानी 100 बार पूछता है। ये बात कह दी मैंने कि मैं कहा था वो निष्ठा हो। अब मुझसे अक्सर लोग कहते कि गुड्डू भाई छोड़ दीजिए, इतना ईमानदारी से कोई नेता नहीं कहेगा। मैं कह रहा हूं, अक्सर मेरे लोग भी कहते थे जब मैं वोट मांगने आता था, शास्त्री तुम लोग बुरा न मानना मगर ये हकीकत है, मैं तुम लोगों से छिपाता था। मेरे समाज ऐसी भाई यही हकीकत है। मैं जब आता था लोग कहते थे गुड्डू भाई हम लोग देना नहीं चाहते, आपकी बुरी बिल दे देते, और 300,000 वोट मुझे देते थे। वो पढ़ता ये मेरी मोहब्बत का या मेरी वफादारी का शायद नाम था कि मेरे लोग मुझसे जुड़ते चले और जुड़ते चले। फिर एक वक्त आया जब मैं इस देश के एक बड़े नेता से पार्लियामेंट लड़े, फिर और वो एक पूरे देश में एक वो खड़ा हो गया कि भाई ये मामूली लड़का करता इतने बड़े नेता से लड़ रहा है, जिसकी सरकार भी है, जिसका बेटा मुख्यमंत्री भी है, और मैं कोई हल्का कैंडिडेट नहीं था। नेट पे जाके लोग देख लें, 2,68,000 उस गरीब परिस्थितियों में भी मैं वोट लाया था जब पूरी सरकार मुझसे लड़ी। एक तरफ मैं और मेरे समर्थक और मेरा गरीब दल, बस और कुछ नहीं। हमारे लोग जरूर हमारे चाहने वाले थे, हमारे समर्थक थे, हमारा संगठन था, हमारा दल था, और मैं लड़ा, पूरी शान से लड़ा। आज क्या वो बात अलग है, आपने कुछ कैचिंग किया, दादागिरी किया, बेईमानी किया, लोगों के गलत तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये बात लोगों के दिमाग में रहती कि ये जवानी कौन है। और ये भी बताऊं कि मैंने ये भी तय किया था कि चूंकि मेरा स्वभाव ऐसा है कि मरते मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी में अगर एक भी आदमी बचेगा तो वो शान जवानी रहेगा। मैं अपना दल किसी के कहने पे नहीं छोड़ता, मैं चलता। और उसकी एक वजह कि मेरी लीडरशिप, जिसको हम बहन जी कहते हैं, मेरा उनसे 1 to 1 जिसको कहते हैं कि डायरेक्ट ताल्लुक, मेरे बीच में कोई नहीं। वो मुझे बहुत भरोसा दिया और बहुत प्यार भी दिया उन्होंने, उनका एहसान भी है। सारी बुराइयों के बावजूद भी मैं एहसान फरोमोश नहीं, उनका एहसान भी, क्योंकि पहले मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता था, एक सोशल वर्कर हो सकता था, मगर नेता तो मुझको बहन जी नहीं था, जो हकीकत है। पता नहीं जिंदगी ने कैसे करवट बदला। मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा और मजबूती से लड़ रहा, और सेक्टर के दौरे पे इसी बीच में खबर आई कि बहन जी के वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ये बात, मैंने कहा ठीक है बहन जी, जब आप लौट के आएंगे तो मिले। बहरहाल 2-4 दिन के बाद मैं पहुंचा, इसलिए कि मेरे दिल में ये तरद्दुद था कि मुझे जाना चाहिए, मेरी नेता की माँ का इंतकाल हुआ, ऐसा मुझे जाना। हमारा दोस्त ये संजय, इसकी बेटी की शादी थी बटौरा की, तो मैंने सोचा कि ये मुझे मेरे दिल के बहुत करीब रहता है, इसकी बेटी की शादी हो जाए तो मैं चला जाऊं। और जैसे ही इसकी बेटी की शादी हुई तो मैं दूसरे दिन चला गया। इत्तेफाक ऐसा कि मैं इससे पहले कि फोन करता, मुझे फोन आता है वहां से, और मुझे ये कहा जाता है कि विधायक जी आपसे माननीय भाई जी बात करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने कहा हाँ बात करा दो, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि जब आप आ गए हैं तो आप आ गए, 11 बजे आप आ गए। मैं चला 11 बजे। और उस दिन कुछ लोगों ने न जाने क्या साजिश कर रखी थी मेरे खिलाफ कि बहन जी बिल्कुल बदली हुई,
उनका जो पहले तो उन्होंने जाहिर नहीं किया मुझ पे, मेरी खैरियत पूछी और हाल चाल पूछा, लेकिन जब बात शुरू हुई तो वो उनके ऐसा है कि हम लोग भी कोई बच्चे तो हैं, 50 साल उम्र है, पढ़े लिखे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, तो मैंने ये भाव किया कि बहन जी के दिमाग में कुछ चल रहा है मगर बोल नहीं पा रहे। मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया और जो बातें उन्होंने बोलना शुरू किया वो हकीकत से बिल्कुल परे। मैं इस दल का वफादार और मैंने हमेशा इस दल को पूरी ईमानदारी के साथ अपने खून से सींचने की कसम खाई थी। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि ये पेड़ सूखे, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों ने उनको बहुत सारी बातें बता रखी थी। अब ये गरिमा की बात है इसलिए नहीं कह सकता, ये मेरे और मेरे नेता के बीच की बात है। लेकिन बहरहाल मुख्तसर इस बात को कहूंगा कि आखिर में मेरा दिल बहुत टूटा और जैसे मानो मेरे ऊपर पहाड़ों का बोझ आ गया। अब चूंकि एक स्वभाव भी अल्लाह ताला ने ऐसा मिजाज दिया है कि मैं इज्जत और गैरत से जीता हूं और मैं कभी भी, क्योंकि मैं राजनीति करता हूं, ठीक है इज्जत के लिए करता हूं, उसमें मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, मगर ये भी अल्लाह जानता है कि इस राजनीति का कभी शालन भुट्टो जमानी ने 10 साल में भी एक कप चाय नहीं पिया इसके पैसे कमीशन थोड़ी छोड़ मुझे तनख्वाहें PA भी मिला। मैंने हमेशा समाज के अपने कमजोर गरीब तबके में दान कर दिया अपने क्षेत्र में, वो भी बिना किसी का नाम, बिना किसी का धर्म, बिना किसी की जाति, हत्ता कि वो लोग भी जो मेरे खिलाफ दूसरे दल में रहते थे, बूथों पे वोट मेरे खिलाफ वोट डालते थे, मेरे लोगों से झगड़ा करते थे, अगर वो भी मेरे पास आ गए कि भैया हम इस मुसीबत में थे, तो मैंने कभी भी अपनी नजर नहीं मोड़ी और मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि ये विरोधी है। ये जब मैं एक बार जीत गया तो यहाँ की 4.25 लाख जनता मेरी। मैंने हमेशा ये माना कि एक जनप्रतिनिधि का यही धर्म होता है कि जब वो एक बार चुन गया तो वो सबका। ठीक है, ये तो फिक्री है भाई, जिस दल का है उसके लोगों से ज्यादा लगाव होगा, जिस समाज का है उससे भी लगाव होगा, मगर मैंने कभी वो चीज हावी नहीं होती। मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं रखा कि कोई गलत चीज आके भी हावी हो जाए और मैं सिर्फ इस मोह में आ जाऊं कि ये मेरे लोग हैं तो मैं हाँ नहीं, मैं इंसाफ पसंद आदमी, जिंदगी वसूल से जीता। तो मुझे उस बातों का बहुत धक्का लगा जब ये घटना, और मुझे लगा कि मैं BSP में इस सहारे पे था कि बहन जी का अन्ना विश्वास था और अगर बहन जी किसी के कहने की इस तरह की बातें मुझसे कह सकती हैं तो सहारे करूं, मैं किसके सहारे चलूं? अच्छा, मेरा मिजाज भी ऐसा कि मैं बिचौलियों के साथ नहीं रह सकता। मैं यहाँ भी रहूंगा या कहीं भी रहूंगा तो मुझे आज ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कर रहा हूँ, इसके बाद बैठ के हम बात करें। हम लीडरशिप से ही बात कर सकते हैं, हम बिचौलियों भुट्टो जमानी सबको हाथ जोड़ करके सलाम करते, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि मैं जहां रहूं मुझको इज्जत मिले। और उस दिन मेरे उसको उसी पे हमला, मुझे लगा कि जैसे मानो मेरी जमीन खसक गई। फिर मैं वहां से आया और उस वक्त फिर मैं निकल गया तो लोगों ने मुझको देख लिए, समझ लिया कि कुछ गड़बड़। आया बाहर परेशान था, मेरे परेशानी में था, सोचता रहा, 1-2 दिन तक सोचता रहा और अनंता वो चीज मुझे इतना परेशान करती थी कि मैंने मुझको ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं अब इसमें बहुत सर्वाइव अंग्रेजी वर्ड है कि जैसे मैं इसके साथ नहीं जी सकता, तो मैंने अब क्या होता है कि उसके बाद जैसे ही ये न्यूज चलती है पेपर में तो मेरे पास हजारों फोन आते हैं, हजारों, मतलब हत्ता कि मेरा मोबाइल हैंग हो गया। अब मैं कुछ उठा पाया, कुछ नहीं उठा पाया। इसी बीच में बहुत सारे दल के लोगों का भी फोन आया कि भैया क्या हो गया, आप अच्छे आदमी हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, हम लोग हैं। उसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी फोन आया और एक ऐसे आदमी ने फोन किया, एक या बल्कि 2-3 लोगों ने कहा जो मुझसे करीब है। राजनीति में कभी मैं कभी ठीक है पॉलिसी और मुद्दों के आधार पर विरोध और वो करते थे हम लोग, कभी निजी किसी से विरोध नहीं। 1-2 लोगों ने ऐसा फोन किया मुझे कि भैया आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि
मैं तो चलती बस से उतर गया हूँ और अब सोचता हूँ क्या करूँ। तो कहने लगे भैया आप कुछ मत करिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ रहिए और समाजवादी पार्टी में रहिए। यहां ये भी बताना चाहूंगा कि लगभग 2 साल से 1-2 दिन से नहीं, 2 साल से मुझे बार बार ये कहा जाता था कि आप बीएसपी छोड़ के समाजवादी में आए। और लगभग ये बात मुझसे कम और बेश सभी बड़े नेताओं ने कही होगी समाजवादी, 2-3 मंत्रियों ने भी कहा। और मैं नाम लेके कहता हूं इसलिए कि लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि मैं कुछ बातें बाहर हटा के बोलता हूँ। आलमगीर तो बहुत अल्लाह वाले हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। कोई जाके पूछ दे उनसे कि क्या आप गुड्डू जमाली के घर नहीं गए थे हवलदार यादव को लेके, खा जाओ कसम चल के मस्जिद में। मेरे घर आए, लखनऊ आए, क्या बहुत हो गया तुम खुदा के लिए माने। और इसी तरीके से कई मिनिस्टर, पूर्व मंत्री हमारे समाज के भी, दूसरे समाज के भी, क्षत्रिय समाज के भी, जो मुझसे थोड़ा बात कर सकते थे कहते हैं। उस दिन क्योंकि मैं एक दल को छोड़ चुका था, उस दिन जब ये बात आई मुझसे तो मैंने कहा जरा मुझे सोचने दो एक दिन, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैं इस पे अपने लोगों से बात करने लगा। इत्तेफाक से जब मैं दूसरे दिन शूट करता ही उससे पहले फोन आ गया दोबारा कि क्या सोचा, क्योंकि मुझे शाम में बात करनी। तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं तैयार। ये बात मैंने ईमानदार। उसके 1 घंटे बाद मैं ईशा की नमाज पढ़ के उठा होगा तो मिस कॉल था, मैंने देखा, फिर मैंने लगाया। कहने के भैया वो बात हो गई है, कल आपको चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? कहने लगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आवास। मैंने कहा ठीक है। मैं गया भी, उसमें भी कोई झूठ नहीं है। और वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अकेला वहां भी नहीं था, नहीं तो ये भी हो जाता कि भाई मैंने कुछ बड़ा घटा दिया है। वो साहब भी वहां मौजूद थे और उनके सामने ही सारी बात थी, मुझसे बात थी। मुझे टिकट न मिलने का कोई अफसोस नहीं, ऐसे टिकट पे गुड्डू जमाली खूबता है। लेकिन ऐसे टिकट पे हम चूकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ बहुत, जिसने मुझे अंदर से बहुत तोड़ा इस वक्त, वो ये था जो मेरी जिल्लत, जिस जिल्लत को मैंने सहा वो मैं उस तकलीफ को बता नहीं सकता। मैं वहां गया, मुझे सराखों में बिठाया कि आप तो दोस्त हैं, आप अच्छे हैं, मददगार हैं। वो सीट तो हम 25 साल से हार रहे हैं, वो साहब भी 2 साल से 2 बार से हार रहे हैं। उस सीट पे आप लड़िए। अरे उसको छोड़िए, कहीं और भी जाना चाहे हम आपको एडजस्ट कर देंगे सीट पे। और जितनी बातें ये शालन गुड्डू जमाली कह रहा है ना, यही मस्जिद है। अगर किसी को शक नहीं हो, हालांकि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, मैं कोई औलिया नहीं हूं, मगर मैं भी नमाज पढ़ा करता हूं, इसको मैं हलफ लेके भी कह सकता। ये जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं सिर्फ सच है, सिर्फ सच है और सिर्फ सच। अगर कह रहा तो यकीनन कोई कारण थोड़ी है उस पर शक करने, मैं क्यों शक करूंगा किसी को? वो भी इतना बड़ा नहीं था। मैंने कहा नहीं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने इतने कर दिया। सारी बातें हो गई, मैं चला आया। मैंने ये भी पूछा उनसे आपके वक्त कि साहब अगर कोई पूछेगा आपको बात छिपेगी नहीं, अभी जाऊंगा तो लोग पूछेंगे क्या बात हुई। कहने के बता दीजिएगा कि सब बात हो गई, सब बात हो गई। मैंने कहा पूछेंगे तो ये बता दूंगा कि मैं वहां से चुनाव लड़, कह रहे बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए। फिर लास्ट में एक लफ्ज बोला कि ऐसा करिएगा अभी, वो लोग आपको परेशान करेंगे, मैं उनको बुला के समझा, कह दीजिएगा सब राजनीतिक बातें। ये लफ्ज मुझे बोला। मैं ठीक है भाई, मुझे क्या करना यार, मैं सीधा साधा आदमी, मैं चला आया। और मुझे ये कहा गया कि 10-15 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाए। जब 10-15 दिन गुजर गए तो मैं फोन करने लगा, जो साहब ले गए थे उनसे भी मैंने कहा यार ऐसा, अच्छा आप देखो यहाँ अब वो जुनून और वो जोश तो ठंडा हो गया था जो उस वक्त का मूवमेंट था। तो मैंने सोचा यार, मैंने कहा अच्छा मेरे क्षेत्र के लोग परेशान, मेरे समर्थक परेशान, मुझसे जुड़ी हुए मेरे दोस्त परेशान, तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए। अच्छा लोग आके 50-50 की तादाद में लखनऊ में यहाँ बैठे रहते थे, मुझसे लड़ते भी थे, क्या आपने ये क्या नादानी कर दी। मैंने कहा यार हो गया, क्या करें।
उस वक्त जो उसने कर दिया भाई, जो बात है तो ईमानदारी से कह रहे हैं। तो मैंने जब 10-15 दिन हो गया, मैंने उन लोगों को बताया भी कि काहे परेशान होते हो, जाने तो सपा में चले गए, हम उसी से लड़ लेंगे। ये लोग कभी कभी शक भी करते थे, मुझसे कहते भी थे, अरे गुड्डू भाई कहीं आपको गोली काटने का नहीं, गोली नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा देखो ये बातें हुई और हमारी जिंदगी में 50 साल का हमारा तजुर्बा है, तो हम ये मानते हैं कि दुनिया में इतना झूठ भी नहीं है, इतना अंधकार भी नहीं है। बहरहाल उसी भरोसे पे हम बैठे रहे और मुझे ये एक बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आप मेरी तकलीफ का कारण समझ जाएंगे, ये कारण क्या है। फिर क्या हुआ कि मैंने जो साथ ले गए थे, मैंने कहा कि भैया पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, मेरे लोग भी परेशान हो रहे हैं, मैं भी तरह तरह की बातें सुन रहा हूं, ऐसा करता हूं कि मैं अपना रास्ता बना लेता हूं, पूछ लो अगर कोई दिक्कत है तो ठीक, नहीं तो मैं चला। वो भागे भागे आए और कहने लगे मैं जा रहा हूं। आके हमसे बोलते हैं मेरी 1 to 1 बात हो गई है, देखिए जो चीज मैंने नहीं सुना वो मैं नहीं जानता, मुझे कहा गया मैं कह आए। कहने लगे गुड्डू भाई मैं अभी मिल के आ रहा हूँ, मैंने बताया, वो उल्टा मुझको डांटने लगे। वो कहने लगे उनसे कहिए मेरे साथ है और क्यों परेशान होते हैं, मैं जरा गठबंधन की सीटों को लेके बिजी हूँ और 2-4 दिन में बुलवा लेंगे और कर लेंगे। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर तुम मुतमईन हो, क्योंकि जो आदमी ये कर रहा था वो भी पहले पूर्व मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, तो ये नहीं कि कोई सड़क साफ आदमी था। तो मैंने कहा भाई ठीक है। फिर टाइम गुजरने लगा, फिर हमारे लोग कहने लगे मुझसे, तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा सुनो भैया साफ बात, हम तुम्हें 2 दिन का वक्त दें, अगर कुछ होता है तो ठीक और नहीं तो रहा। इसलिए ये बात कह रहा हूं कि कल तुम ये न कहना मुझसे कि मैंने तुमको या तुम्हारे नेता को धोखा दिया, क्योंकि मैं जमान वाला आदमी हूं। जब मैंने किसी को जमान दे दिया तो मैं अपनी तरफ से अपनी जबान से नहीं होगा। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है वो, अरे यार गुड्डू भाई आप हमको भी बर्बाद हो जाएंगे, हम भी इसमें हम बात करते हैं, बात करते हैं। बात हुई और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि 18 तारीख को आपको चलना, एक डेट दिया गया। इसी बीच में मैं उनके मोबाइल पे मैसेज भी भेजा मैंने व्हाट्सएप पे, तो मैसेज का जवाब मुझे नहीं है। लेकिन एक दिन सुबह में मैं उनको फोन लगाया, मैंने तो नहीं उठा, लेकिन फिर पलट के उनका फोन आया व्हाट्सएप, और मैं बाथरूम में जाके ब्रश कर रहा था, मैं आया इससे पहले पूछा था वो मिस कॉल, और वो मिस कॉल अभी भी मेरे मोबाइल पे मौजूद है, वो देख सकता है। मैंने धड़ से पलट के फोन लगाया, वो फोन उठ गया। मैंने कहा कहने लगे क्या हाल है, क्या है? मैंने कहा सब परेशान हूं, इतना दिन हो गया, चुनाव भी लड़ना है, जीतना भी है, तो आखिर कब होगा? कहने लगे ऐसा है। मैंने कहा ये मौर्या साहब का हो रहा है 14 तारीख को, तो ऐसा करिए वो जोशिंग करा दीजिए। कहने लगे आप मौर्या के साथ थोड़ी, आप मेरे साथ हैं, आप मौर्या के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपसे अलग से कराऊंगा, 15-16 को हो जाएगा आपका। मुझे भी लगा यार चलो अच्छा, मैं नेता के साथ हूँ, मेरी कुछ इज्जत है, मैं मौर्या के साथ क्यों जाऊँ, मैं अपने नेता के साथ ही रहूंगा। मैं बैठ गया फिर दोबारा। जब 15-16 गुजर गया तब फिर मैंने कहा, फिर मैंने उनसे तो नहीं कहा जो साथ से बीच में, उनसे कहा, मैंने कहा देखो ये 2 दिन वाली बात उसके बाद में, पहले नहीं थे। तब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे, अब जो है अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो राम राम। अब मैं पलट के फोन, इसी बीच में उनका फोन आता है कि आपको फला तारीख को चलना है। और जब मैं दोबारा गया तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि 1 नहीं 2 आ गए, 2 लोग बल्कि 4 लोग। एक मैं था, एक माननीय अखिलेश यादव जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा, और एक वो पूर्व मंत्री थे, और एक एमएलसी साहब बिल्कुल मेरे सर पे खड़े थे। एक एमएलसी साहब और भी थे जो आ जा रहे थे, लेकिन ये 4 लोग वहां मौजूद। उस दिन मुख्तसर बात हुई, ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा क्या हाल है, मैंने कहा ठीक होता है। मैंने कहा बहुत दिन हो गया। तो कहने लगे असल में बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं उन लोगों को बुला के सिर्फ इतना चाहता था कि बता दूं, बस इतनी सी बात मैं नहीं कर पाया, इसलिए मामला अटक गया। जरा पानी देता ना, मामला अटक गया। और ये मैंने कहा सर छोड़िए वो सब बात, आज मैं ज्वाइन कर लेता हूं और बाकी आप करते रहिएगा। कहने लगे अभी करा दूं।
मैंने कहा अभी करा दीजिए। तो कहने लगे कि 1 मिनट सोचा और कहने लगे कि ऐसे ही करोगे, पीसी भी नहीं करोगे। पीसी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो जो साहब खड़े थे उन्होंने कहा भाई पीसी तो होना ही चाहिए, आप पूर्वांचल के बड़े चेहरे हैं, पीसी होना चाहिए, पीसी होना चाहिए। खुदा के लिए गाड़ी निकलने दो, उसको कहीं से रोको नहीं, आराम से पब्लिक को तंग मत करो यार, जाने दो इनको। तो बाहर वो अब एक और नया शगुफा लग गया कि प्रेस आप बड़े चेहरे हैं, मैसेज जाएगा आखिरी चरण में, तो पीसी होना चाहिए। हमने कहा तो हम कितने दिन बैठे रहे, आखिर हम कितने दिन बैठे रहे, हमको चुनाव भी तो लड़ना है। तो ये हुआ हम कि भाई एक फोटो खिंचा लो और हम चले गए। हमने फोटो खिंचाया, हमने भी कहा ठीक है फोटो खिंचाते हैं, हमने भी कहा फोटो खिंचवा के ही चले जाते हैं, मैं चले गए। लेकिन एक अहम बात उस दिन उन्होंने कहा, एक शब्द मैं चुप था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता तो उन्होंने कहा कि आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको टाल रहा हूं, आपका टाल ये मत समझिएगा। तो फिर मैं चुप हो गया, भाई कि अब इतना बड़ा नेता अगर ये बातें कह रहा है तो अगर मैं अब बोल दूं तो बेअदबी भी कहलाएगी। मैं चुप। मैंने कहा ठीक है, मैं फोटो खिंचा, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ और मैं मुबारक भूल जा रहा हूँ। ठीक है जाइए। हमने कहा जब बुलाना होगा तो 1 दिन पहले बुला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ चला आया, सब मालूम है आप लोगों को। मैं प्रचार भी करने लगा। मैं सरैया के आसपास प्रचार कर रहा था तो एक लिस्ट आई जिसमें 3 सीटें रोक दी गई, बाकी डिस्प्ले। तो लोगों ने मुझे बधाई देना शुरू कर दिया कि भाई वो तो आप ही की वजह से रोकी गई है, नहीं तो यहाँ तो ये अखिलेश यादव और संजय जी और फलाने जी, गुड्डू मिर्जा और सब लोग लगे थे। 20 कैंडिडेट अगर किसी को देना होता तो दे देते, आप ही की वजह से रोका गया है। तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बात तो तर्कसंगत है। उसका कारण ये था कि आजमगढ़ से हमेशा 3 मुसलमान लड़ते रहे, 4 यादव लड़ते रहे बाकी। तो मैंने सोचा कि क्योंकि वहां एक मुसलमान कम कर दिया है, आदिल शेख वाला, हो सकता है मुझको एडजस्ट करने के लिए ऐसा हुआ। लेकिन वो कहते थे कि मैंने इसलिए नहीं किया। वो बात में कहने लगे कि वो तो मैंने उसको जवाब दिया था राजभर साहब को, इसलिए मैंने मैंने तब तक मैं कंफ्यूजन में था। मैं और मस्त हो गया, मैंने कहा प्रचार करो। जब मैं दूसरे दिन घर निकल रहा था तो लोगों ने कहा ये प्रचार उचार करते रहिएगा, जाके पहले उसको क्लियर करें। मैं चला। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5-6 दिन के लिए बाहर हैं। अब क्या करते भाई, और वाकई में बाहर थे। वो उस वाले बेल्ट में जो पहले चरण का चुनाव था, अब बैठे रहे सब लोग। अच्छा उसी में 2-3 लोग हैं। एक दिन फोन आया, बधाई। हमने कहा किस बात की भैया, वो नाम आपका टाइप हो गया है। हमने कहा अच्छा। तो हम भी थोड़ा आए, हमने कहा ये स्टोरी तो हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, नाम टाइप हो गया, फलाना हो गया। एक इसी जिले के नेता हैं, गए हैं, वो भी हमको बेचारे, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, उनको सुचिंता है हमारे। उन्होंने भी कहा भैया मैंने खुद देखा, सब आपका हो गया। हमने कहा ठीक है भाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक लिस्ट आई जिसको सब जानते हैं कि उसमें क्या है। तो मैंने ये सारी बातें इसलिए आपको बताई कि कोई कह सकता है कि आप टिकट नहीं मिला तो बोड़िया के हमला हो, इसलिए नहीं बोला है, धोखे के खिलाफ बोला। इसलिए बोला कि अगर मैं आज चुप हो गया तो बहुतों की गर्दन तो पहले भी कटती रही है और आगे भी कटती रही। इसलिए किसी ने कहा है ना, वसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नहीं बोले। फिर क्या हुआ? अच्छा इसी बीच में ये था कि कांग्रेस वाले भी कहते थे, बीमार भी कहती थी ये लोग। फिर हमने कहा यार क्या करें। अच्छा तबीयत मायूस थी, झूठ नहीं हो रही, तबीयत मायूस थी, डिप्रेशन भी था। सोचा जाने दो, छोड़ ही देते हैं भाई जब। अच्छा लोगों ने कहा कि, हमने कहा ऐसा हुआ क्यों हमारे साथ? लोगों ने कहा असल में वो कहते हैं बहुत विरोध करने लगे, पूरे आजमगढ़ वाले आके धरना दे दिया समूह ने, पूरे हमारे संगठन और समाज के लोगों ने, पार्टी टूट जाती। हमने कहा तब ये 80 दिन बाद थी उनको समझ में। अगर मैं बुरा आदमी था और मेरा इतना विरोध था
तो दूसरे दिन पता चल जाता, चौथे दिन चल जाता, 10वें दिन चल जाता, 15वें दिन चल जाता, 80 दिन बाद में। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं था। चूंकि मैं मुस्लिम समाज का हूं और अल्लाह का शुक्र है कि जबान वाला आदमी और सभी के मन विधानसभा में मेरी क्षमता को पूरे प्रदेश ने देखा, तो इन लोगों को कोई बोलता हुआ मुसलमान नहीं चाहिए, इनको झोला उठाने वाला चाहिए। इनको ऐसा मुसलमान चाहिए जो गांधी जी का बंदर हो कि ना मैं सर देखता हूं, ना मैं बोलता हूं, ना मैं सुनता हूं। वैसा रहेगा तो चले। अगर कोई ऐसा मुसलमान आया जो तर्क वितर्क करने की क्षमता रखते हैं, तो अगर उसको लड़ के नहीं हरा सकते, आमने सामने की जंग में उसको परास्त नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको छल से मारेंगे, उसको छल से। उसको पहले दोस्ती करेंगे, उसको मीठी बातें सुनाएंगे और ये भी कहेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप हमारे मददगार हैं, आपका एहसान है, सब कहेंगे। और जिस दिन वो हमारे भरोसे में आ गया और मौका मिला तो सख्त उसकी गर्दन काट। तो मेरे साथ जो केस हुआ है वो कुछ ऐसा है। और चूंकि जब सब लोग कहते थे तो मैंने कहा कि मैं मायूस था, तो मैं झूठ बोलने का आदमी नहीं हूं। मैं सोचता था कि जाने दो। अच्छा, इसी बीच में मेरे दोस्तों से भी मेरी बात होती थी। MIM के बारे में बताना चाहता हूं ईमानदारी के साथ। जब मैंने इस्तीफा दिया तो ये वो लोग हैं जो सबसे पहले मेरे पास आए थे कहा, लेकिन झूठ बोलना मुझे नहीं था। उस वक्त मेरा ध्यान नहीं था। मुझे लगा कि यार मुझे ठप्पा लग जाएगा, मेरा दिल घबराता था। मैं स्वर समाज का नेता हूं, मैं कोई जाति विशेष का नेता नहीं हूं। ये सब बातें सोच के मैं घबराता और मैंने कहा कि भाई मैं मुश्किल है बिल्कुल। मैं असल में क्या है कि मैं ये मानता हूं कि सच बोलने से मन बड़ा हल्का है। झूठ बोल के इंसान अपने मन में बोल जाता है। तो बेचारे भी कई बार कहने के बाद मायूस हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये सब हो गया तो मेरे दोस्तों ने एक सुबह कम से कम 100 कॉल किया होगा, 100 से भी ऊपर। और वो सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई जो मेरी जान है, मेरी ताकत है, उन लोगों ने कहा नहीं गुड्डू भाई, हम ऐसे नहीं हो सकते, आपको चुनाव तो लड़ना है, आप तैयारी कीजिए चुनाव लड़ने की। और हम लोगों ने ये सोचा है कि आप MIM से चुनाव लड़ें। तो हमने कहा भाई तुम ही लोग हमारी ताकत हो, तुम लोग जो कहो हम करने को तैयार हैं, लेकिन सोच लो यार MIM का। तो कहने लगे कि भाई ऐसा है। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं कि हम आजमगढ़ आते हैं, वही बात। फिर उसके बाद में आजमगढ़ आया, आप लोग वहां मौजूद थे, कुछ लोग सबने सुना, तो हमने MIM में, अच्छा ये बात बिल्कुल ईमानदारी से कहूं कि MIM में जुड़ने का फैसला तो मैंने लखनऊ से करने से पहले ही किए। मैं चाहता ये था कि मेरे लोग भी देखिए ये नहीं बता, क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने कहा और इसके सबसे बड़े नेता ने कहा कि भाई आप अपने को इतना कमजोर क्यों समझते हैं, हम हैं, आप हैं, आप इसके साजिश का आप अकेले शिकार नहीं हैं इन लोगों के। आप लोग खड़े होइए, ये आपकी अपनी पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है। हमने कभी किसी मंच से किसी धर्म और जाति के खिलाफ कभी नहीं बोला, कभी हमने ये नहीं कहा कि हिंदू खराब है, बुरा है, या हम किसी धर्म और मजहब के खिलाफ हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि भाई हम इस देश के एक बावकार शहरी हैं। ये देश जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही हमारा भी है, लिहाजा हमको भी इज्जत से जीने का हक मिल रहा है। तो मुझे ये बात बड़ी दिमाग में घुसी। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, पार्लियामेंट की भी बहुत डिबेट देखी है, हर जगह की डिबेट देखी है, हर जगह बोलते हुए सुना है, वो तो हमेशा सबको लेके चलते हैं, बल्कि वहां तो जय भीम और जय भीम का नारा ही लगाते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। तो मैंने मन बनाया और मैं वहां से चला आया और क्या हुआ आपको मालूम। अब आगे मैं कुछ बताना चाहता हूं जो ये तो हुई रुदादे गदर स्टोरी। अब खत्म की बात, अब आगे बढ़ते हैं। जो आज का मुद्दा है ये भी दिल से कह रहा हूं, बिल्कुल दिल से, यहां से। अब मैं ये बताता हूं